नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। धनखड़ की तरह उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है विपक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक ये कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है जब स्पीकर ने कांग्रेस सांसदों पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किसी हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया। सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने कई मुद्दों को तुरंत उठाने की मांग की। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा, इन मुद्दों पर चर्चा बजट सत्र के दौरान की जा सकती है और प्रश्नकाल के दौरान केवल सवाल उठाए जाने चाहिए। बता दें, विपक्षी दल खासकर कांग्रेस संसद के भीतर और बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि स्पीकर राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की किताब पर बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इस किताब में 2020 के भारत चीन सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़े कुछ दावे किए गए। इसी मुद्दे पर विरोध के दौरान 8 कांग्रेस सांसदों को निलंबित भी कर दिया गया। वहीं अब ओम बिरला गहरे संकट में हैं। धनखड़ की तरह उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। कांग्रेस बोली, शैडो पीएम को सदन में बोलने तक की अनुमति नहीं। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष के लिए सदन में कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सरकार और लोकसभा अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संसदीय नियमों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष को शैडो प्रधानमंत्री माना जाता है, लेकिन मौजूदा हालात में नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोलने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है। वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार को पूरी छूट है कि वो कुछ भी कहे और किसी पर भी हमला करे, लेकिन विपक्ष के लिए सदन में कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि खुद लोकसभा अध्यक्ष कांग्रेस की महिला सांसदों पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि विपक्ष के साथ ऐसा रवैया पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस फिलहाल इंतजार करेगी और आगे की कार्रवाई पर नजर रखेगी। केसी वेणुगोपाल ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते का जिक्र करते हुए कहा, ये डील कई मायनों में चौंकाने वाली है। नेता प्रतिपक्ष इस मुद्दे पर कुछ बातें सदन में रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी भी इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संसद को सिर्फ अपने लिए सुरक्षित रखना चाहती है। कांग्रेस की महिला सांसदों का स्पीकर को पत्र, गंभीर आरोप लगाए। बोली, महिला सांसदों के खिलाफ स्पीकर ने झूठे आरोप लगाए। स्पीकर से अपील, निष्पक्ष रहें। कांग्रेस की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसदों ने कहा है कि स्पीकर ने विपक्ष की महिला सांसदों के खिलाफ झूठे, बेबुनियाद और मान हानिकारक आरोप लगाए हैं और बजट सत्र के दौरान विपक्ष को लगातार संसदीय अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। करूर से सांसद एस ज्योति मणि के नेतृत्व में लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि वो गहरे दुख और संवैधानिक जिम्मेदारी की भावना के साथ ये पत्र लिख रही हैं। सांसदों का आरोप है कि सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में आकर स्पीकर ने खासतौर पर कांग्रेस की महिला सांसदों पर आरोप लगाए। पत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बहस का जिक्र करते हुए कहा गया है कि संसदीय परंपरा के मुताबिक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बोलने का मौका दिया जाता है और अंत में पीएम जवाब देते हैं। लेकिन आरोप है कि पिछले 4 दिनों से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जानबूझकर लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है, जो अभूतपूर्व है और अस्वीकार्य भी है। कांग्रेस सांसदों ने इंडिया गठबंधन के 8 सांसदों के निलंबन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक बीजेपी सांसद को पूर्व प्रधानमंत्रियों पर अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी करने की अनुमति दी गई। जब महिला सांसदों ने इस पर स्पीकर से कार्रवाई की मांग की तो पहले उन्होंने गलती मानने की बात कही, लेकिन बाद में कहा वो सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इससे स्पीकर की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े होते हैं। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि परंपरा के खिलाफ पीएम का भाषण तय किया गया, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद वो सदन में नहीं आए। इसके अगले दिन सरकार के दबाव में आकर स्पीकर ने कांग्रेस की महिला सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए। अपने बचाव में सांसदों ने कहा कि उनका विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक दायरे में रहा। उन्होंने कहा कि उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाना सार्वजनिक जीवन में संघर्ष कर आगे बढ़ने वाली हर महिला का अपमान है। कांग्रेस सांसदों ने कहा कि पीएम का सदन में न आना किसी खतरे की वजह से नहीं, बल्कि विपक्ष का सामना करने के डर की वजह से था। पत्र के अंत में उन्होंने स्पीकर से अपील की कि वो दबाव से ऊपर उठकर लोकसभा के निष्पक्ष संरक्षक की भूमिका निभाएं, ताकि इतिहास उन्हें संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने वाले व्यक्ति के रूप में याद रखे। भारत से मैच के बदले पाकिस्तान की 3 शर्तें। आईसीसी से ज्यादा पैसा चाहता है पाकिस्तान। बहिष्कार खत्म करने पर पीसीबी का दांव। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने आईसीसी के सामने 3 मांगे रखी हैं।
पीसीबी ने कहा कि अगर इन मांगों पर विचार किया जाता है तभी वो अपनी सरकार से बात करेगा और 15 फरवरी को भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने के फैसले पर दोबारा सोच सकता है। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पहली मांग है कि आईसीसी की कमाई में पाकिस्तान को ज्यादा हिस्सा मिले। दूसरी मांग है भारत और पाकिस्तान के बीच दोबारा द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज शुरू की जाए। तीसरी मांग है मैच के दौरान हैंडशेक प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जाए। बता दें ये विवाद तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान सरकार ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि वो अपनी टीम को भारत के खिलाफ खेलने की अनुमति नहीं देगी, जबकि मैच न्यूट्रल वेन्यू पर तय था। शहबाज शरीफ सरकार ने इस बहिष्कार की वजह साफ तौर पर नहीं बताई। ये कहा गया कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है। वहीं बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं के चलते अपने मैच भारत से बाहर कराने की मांग की थी, जिससे आईसीसी नाराज होकर खारिज कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया। पीएम केयर्स पीएमएनआरएफ एनडीएफ पर लोकसभा में सवाल नहीं पूछ सकते, पीएमओ बोला। पीएमओ ने इसके लिए लोकसभा नियमों का हवाला दिया। बोला आने वाला पैसा पूरी तरह जनता के स्वैच्छिक दान से है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को बताया है कि पीएम केयर्स फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय हित राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से जुड़े सवाल लोकसभा में नहीं पूछे जा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि 30 जनवरी को पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को लिखित रूप से जानकारी दी कि इन तीनों फंडों से जुड़े प्रश्न लोकसभा के कार्य संचालन नियमों के तहत स्वीकार नहीं है। पीएमओ ने इसके लिए लोकसभा नियमों का हवाला दिया। पीएमओ का कहना है कि इन तीनों फंडों में आने वाला पैसा पूरी तरह जनता के स्वैच्छिक दान से बनता है और इसमें भारत की संचित निधि से कोई पैसा नहीं दिया जाता है। इसी वजह से इन फंडों को लेकर लोकसभा में सवाल शून्यकाल नोटिस या विशेष उल्लेख नियमों के तहत मान्य नहीं है। बता दें पीएम केयर्स फंड जैसे फंड पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण विवादों में रहे। फंड की स्थापना, संचालन और खातों की कोई पूरी जानकारी सार्वजनिक ही नहीं की गई और आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी मांगने पर पीएमओ ने कहा था ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए आरटीआई लागू नहीं होता। अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में अभी पीएमओ और लोकसभा सचिवालय दोनों ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया है। पीएम फंड पर सवाल रोकने पर कांग्रेस ने उठाई आवाज। कांग्रेस ने कहा कि सांसदों के अधिकारों पर यह हमला है। उठाया सवाल, कहा कि क्या अब सदन नरेंद्र मोदी की मन मर्जी से चलेगा। संसद में पीएम केयर्स फंड, पीएम राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय सुरक्षा कोष से जुड़े सवाल संसद में पूछने से रोक पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस ने कहा ये निर्देश सीधे पीएम मोदी के कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को दिए हैं। पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय से कहा इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि संसद में कोई भी सदस्य इन फंड्स पर सवाल न उठाए। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए कि सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्हें जनहित के सवाल पूछने से क्यों रोका जा रहा है। मोदी सरकार जनता के लाखों करोड़ रुपए का हिसाब क्यों नहीं देना चाहती। आखिर मोदी सरकार देश की जनता से क्या छुपाना चाह रही है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि अब देश की संसद मोदी की मन मर्जी से चलेगी। कांग्रेस ने कहा यह सीधे तौर पर तानाशाही है, संसद का अपमान है और सांसदों के अधिकारों पर हमला है। सीएम हेमंता के एआई वीडियो पर कांग्रेस हमलावर। हेमंता वीडियो में दाढ़ी टोपी वालों को गोली मार रहे हैं। कांग्रेस ने न्यायपालिका से कार्रवाई की मांग की। सुप्रश्नित ने पूछा क्या अदालतें और बाकी संस्थाएं सो रही हैं। शमा मोहम्मद बोली हैरानी है कि सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बना हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के बंदूकताने हुए एआई वीडियो पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी की असम यूनिट की आधिकारिक एक्स हैंडल से एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया गया जो अल्पसंख्यकों की टारगेटेड और पॉइंट ब्लैंक हत्या को दिखाता है। कांग्रेस ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और न्यायपालिका को इसमें दखल देना चाहिए। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा ये और कुछ नहीं बल्कि नरसंहार का खुला आह्वान है, एक ऐसा सपना जिसे फांसीवादी शासन दशकों से पालता आया है। वेणुगोपाल ने कहा ये कोई मामूली वीडियो नहीं है जिसे ट्रोल कंटेंट समझकर नजरअंदाज किया जाए। उन्होंने कहा ये ऊपर से फैलाया जा रहा जहर है और इसके नतीजे जरूर होने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से इस पर ना तो निंदा की उम्मीद है और ना ही कार्रवाई की, लेकिन न्यायपालिका को जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए और इस मामले में कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। बता दें जो असम बीजेपी ने वीडियो ट्वीट किया था उसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को एक राइफल से निशाना साधते हुए दो लोगों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया। इन दो लोगों में एक व्यक्ति स्कल कैप टोपी पहने हुए था और दूसरा व्यक्ति दाढ़ी वाला था। वीडियो के साथ पॉइंट ब्लैंक शॉट लिखा हुआ था। इसके बाद हंगामा हो गया तो बीजेपी की असम यूनिट को ये पोस्ट डिलीट करना पड़ा।
विवाद का बड़ा कारण उन दो किरदारों को लेकर है जिन पर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा निशाना साध रहे हैं। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि वीडियो में देश के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। न्यायपालिका से भी इस मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जिस वीडियो में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को पॉइंट ब्लैंक शॉट के कैप्शन के साथ मुस्लिम पुरुषों को गोली मारते हुए दिखाया गया, उसे हटाना ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यही बीजेपी की असली पहचान है, सामूहिक हत्यारे। ये जहर, नफरत और हिंसा आप पर है श्रीमान मोदी। क्या अदालतें और बाकी संस्थाएं सो रही हैं? कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा कि नरेंद्र मोदी आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन आपके पसंदीदा नेता हेमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों को गोली मारते हुए वीडियो बनाते हैं और उसे बीजेपी असम के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट कराया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि यह भारतीय संविधान पर हमला है। मुझे हैरानी है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बना हुआ है। अदालत की चुप्पी और स्वतः संज्ञान न लेना उसकी भूमिका पर सवाल खड़े करता है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेशर्मी से चुनाव आयोग इस घिनौने नफरत और राजनीतिक टारगेटिंग को नजरअंदाज करेगा। बीजेपी के सामने चुनाव आयोग बेबस और बेकार साबित हो रहा है। हेमंता के वीडियो पर महुआ मोइत्रा का सुप्रीम कोर्ट से सवाल, बोली ये व्यक्ति और क्या करे ताकि अदालतें कार्रवाई करें। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट और देश की न्यायपालिका से कड़ा सवाल पूछा। उन्होंने हेमंता के एआई वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि अब भी अदालतें क्यों नहीं जाग रही हैं। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश और देश के सभी हाई कोर्ट जजों को बोलते हुए लिखा कि कृपया इस वीडियो को देखें। उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में रिट याचिका संख्या 940 के तहत नफरत भरे भाषणों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। महुआ मोइत्रा ने सवाल किया कि आखिर इस व्यक्ति को और क्या करना होगा ताकि अदालतें इस मामले में कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद नफरत फैलाने वाले बयानों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले पर ममता की पेशी पर विवाद, याचिका दायर कर कहा अदालत पर दबाव पड़ सकता है। आज होनी है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को लेकर अब कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है जिसमें ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल एसआईआर मामले में व्यक्तिगत पेशी को संवैधानिक रूप से गलत बताया गया है। ये याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल ने दायर की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत पेशी संस्थागत संतुलन बिगाड़ सकती है। इससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन पर असर पड़ता है और ऐसे कदम से अदालत पर प्रतीकात्मक दबाव का संदेश जा सकता है। बता दें सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल एसआईआर मामला आज सीजे सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पिछले हफ्ते ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में खुद कोर्ट में पेश होकर दलीलें रखी थी। बांग्लादेश के हिंदुओं पर बोले मोहन भागवत, बोले हिंदू लड़ेंगे तो दुनिया के हिंदुओं का समर्थन मिलेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश के हिंदू अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का फैसला करते हैं तो उन्हें दुनिया के हिंदुओं का समर्थन मिलेगा। मुंबई में आयोजित आरएसएस की व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में लगभग 1,25,00,000 हिंदू रहते हैं। अगर वो वहीं रहकर संघर्ष करने का निर्णय लेते हैं तो पूरी दुनिया के हिंदू उनके साथ खड़े होंगे। अमेरिकी धमकियों से नहीं डरता ईरान, विदेश मंत्री अरागची बोले। परमाणु नीति पर ईरान अडिग, बातचीत पर संदेह। ईरान ने अमेरिका के दबाव को सिरे से खारिज कर दिया है। तेहरान ने साफ कहा है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट यानी यूरेनियम को परमाणु काम के लायक बनाने वाले कार्यक्रम को पीछे नहीं छोड़ेगा, चाहे उस पर सैन्य धमकियां हों या नई आर्थिक पाबंदियां लगाई जाएं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान को डराकर उसकी परमाणु नीति बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ईरानी विदेश मंत्री ने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती को दबाव बनाने की नाकाम कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सैन्य तैनाती हमें डराती नहीं। अरागची का ये बयान ऐसे समय आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में बातचीत दोबारा शुरू हुई है। एप्स्टीन से कोई संबंध नहीं, दलाई लामा कार्यालय की सफाई। बोले दलाई लामा ने कभी एप्स्टीन से मुलाकात नहीं की। चीनी मीडिया के दावों पर दलाई लामा की सफाई। दलाई लामा के कार्यालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया दावों को सख्ती से खारिज कर दिया है जिनमें तिब्बती धर्मगुरु को दोषी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी।
दलाई लामा के कार्यालय ने साफ कहा है कि दलाई लामा की जेफरी एप्स्टीन से कभी मुलाकात नहीं हुई और न ही उनकी ओर से किसी को ऐसी किसी मुलाकात की अनुमति दी गई। ये सफाई उस समय आई है जब अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों में दलाई लामा का नाम सामने आने की बात कही गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, खासकर चीनी सरकारी मीडिया ने दावा किया उन दस्तावेजों में दलाई लामा का उल्लेख है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अटकलें फैलने लगी। हालांकि दलाई लामा के कार्यालय ने इन सभी दावों को पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताया। एप्स्टीन कनेक्शन से ब्रिटेन सरकार घिरी, चीफ ऑफ स्टाफ का इस्तीफा, पीएम स्टारमर से इस्तीफे की मांग तेज। ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सूनी ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये इस्तीफा पीटर मैंडेलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का दूत नियुक्त करने की सलाह देने की जिम्मेदारी लेते हुए दिया है। मॉर्गन मैक्सूनी ने कहा कि पीटर मैंडेलसन की नियुक्ति एक गलत फैसला था। उनके मुताबिक इस फैसले से लेबर पार्टी, देश और राजनीति में लोगों का भरोसा नुकसान में पड़ा है। उन्होंने लिखा कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। गौरतलब है कि पीटर मैंडेलसन को सितंबर 2025 में पद से हटा दिया गया था, जब ये सामने आया कि उनके संबंध यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से थे। 30 जनवरी 2026 को जारी किए गए एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों में मैंडेलसन और एप्स्टीन के रिश्तों को लेकर और जानकारियां सामने आई। हालांकि पीटर मैंडेलसन ने किसी भी तरह की गलत हरकत से इनकार किया। इस विवाद के बाद प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर दबाव और बढ़ गया। विपक्षी दलों ने इस घोटाले को लेकर स्टारमर से इस्तीफे की मांग की है। इतना ही नहीं, उनकी अपनी पार्टी के सांसदों के बीच भी असंतोष बढ़ता नजर आ रहा है। ये पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है जब प्रधानमंत्री स्टारमर की लोकप्रियता जनमत सर्वेक्षणों में गिर रही है, जबकि उन्होंने जुलाई 2024 के आम चुनाव में लेबर पार्टी को जबरदस्त जीत दिलाई थी। अब सवाल यह है कि चीफ ऑफ स्टाफ के इस्तीफे का प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी पर क्या असर पड़ेगा, यह अभी साफ नहीं। ईरानी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस को मिली और सजा। कोर्ट ने उन्हें 7.5 साल की जेल की सजा सुनाई। ईरानी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को एक और मामले में सजा सुनाई गई है। ईरान की एक कोर्ट ने उन्हें 7.5 साल की जेल की सजा सुनाई है। नरगिस मोहम्मदी के वकील मुस्तफा नीली ने लिखा, उन्हें मिली भगत कर साजिश रचने के आरोप में 6 साल और प्रोपेगेंडा गतिविधियों के लिए 1.5 साल जेल की सजा सुनाई है। बता दें, मोहम्मदी बीते कई साल से जेल की कई सजाएं काट रही हैं। दिसंबर 2024 में मेडिकल कारणों से उन्हें जेल से 3 हफ्ते के लिए अस्थायी रिहाई दी गई थी। हालांकि गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टिविस्टों और पश्चिमी देशों के दबाव के चलते उनकी रिहाई का समय बढ़ गया। उनकी सबसे हालिया गिरफ्तारी दिसंबर 2025 में एक शोक सभा में भड़काऊ बयान देने के आरोप में हुई थी। इसी मामले में ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशहद की एक कोर्ट ने उन्हें 7.5 साल की सजा सुनाई है। 53 साल की मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए साल 2023 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जापान चुनाव में ताकाइची की ऐतिहासिक जीत। जापान में प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची की पार्टी ने संसदीय चुनाव में जबरदस्त जीत दर्ज की। रविवार 8 फरवरी को हुए अहम संसदीय चुनाव में ताकाइची की सत्तारूढ़ पार्टी ने 2/3 से ज्यादा बहुमत हासिल कर लिया। जापानी मीडिया के मुताबिक ये जीत उनकी लोकप्रियता की वजह से एक तरफा साबित हुई। ये जीत एलडीएफ के इतिहास में सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। पार्टी की स्थापना 1955 में हुई थी और तब से लेकर अब तक ये उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.